जैन दोस्तों, मैं सुखदेव आर्य गोंदर। काफ़ी दोस्त परेशान है कि जो रूल एंड एक्ट वाला पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ कहाँ निशानी लगानी है और बार बार कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारी बुक ख़त्म कर देते हैं। ये पहली बुक आज हम ख़त्म करते हैं, द हरियाणा विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961। इसका पहला पेज देखिए। इसका ये लागू हुआ 22 अप्रैल 1961 को। अब ये सेक्शन एक में इसका टाइटल क्या है? टाइटल है द हरियाणा विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 एक्सटेंड। सेक्शन दो के क्लाउज दो में, सेक्शन एक के क्लाउज दो में क्या है? पूरे हरियाणा में लागू है। और क्लाउज तीन बोलता है कि तुरंत प्रभाव से लागू है। नेक्स्ट पेज देखिए इसका, सेक्शन नंबर दो, इसमें डेफिनेशन दी हुई है। असिस्टेंट कलेक्टर क्लाउज, सेक्शन दो का डबल ए क्लाउज कलेक्टर की, कमिश्नर की, इनकी जो डेफिनेशन दी है अधिकारियों की, वह अधिकारी कलेक्टर है तो कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर है तो असिस्टेंट कलेक्टर, कमिश्नर है तो कमिश्नर। वह अधिकारी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एज ए कमिश्नर नियुक्त किया हुआ है और इस एक्ट के द्वारा जितनी कमिश्नर की पावर है और ड्यूटी है वो उसको दी हुई हैं, उन पावरों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहा है, उसको कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर बोला जाता है। डिस्प्लेस्ड पर्सन, डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है उसकी परिभाषा 1949 वाले एक्ट में दी हुई है। सेम का सेम ऐसे लिख सकते हो, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, डिस्प्लेस्ड पर्सन की डेफिनेशन दीजिए। नीचे फाइनेंशियल कमीशन की डेफिनेशन दे दी, सेम लिख सकते हो। हिल एरिया, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, हिल एरिया की डेफिनेशन लिखे। जो अपना नारायणगढ़ है, रायपुर रानी है और छछरौली वाला एरिया, वो हिल एरिया माना जाता है, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। क्लाउज सी, हाउस की डेफिनेशन, ये देखो क्लाउज सी कई बार आया हुआ है, हिल एरिया कई बार आया हुआ है, डिस्प्लेस पर्सन कई बार आया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ कलेक्टर कई बार आया हुआ है। तो ये देखो आप हाउस, हाउस की डेफिनेशन है, उस पर चार दीवारी हो या ना हो घर के सामने क्या, लेकिन क्या होना चाहिए? आंगन होना चाहिए, उसको हाउस बोला जाता है। इनहेबिटेंट ऑफ विलेज, विलेज का निवासी कौन सा है? जो गांव में रहता हो, बेसिक काम के लिए कहीं बाहर गया हो, कई बार डेफिनेशन आई हुई है, ये आएगा, ऐसे हाईलाइट कर लेना। पंचायत कई बार आया हुआ है। पंचायत किसे कहते हैं? पंचायत का अर्थ है जिसका गठन पंचायत अधिनियम 1994 के तहत हुआ हो। इसके बाद ये प्रेस्क्राइब्ड, ये नियम जो इस एक्ट में दिए हुए लिखे हुए हैं प्रेस्क्राइब, ठीक है, प्रेस्क्राइब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी है ये श्यामला दे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। श्यामला दे में कौन कौन सी जमीन शामिल है? श्यामला दे में कौन कौन सी जमीन शामिल नहीं है? अभी सबसे हम पहले समझते हैं श्यामला दे बीमारी क्या है और कौन कौन सी जम इसमें शामिल है। ये गांव का नक्शा है, ये गांव का नक्शा था। इस गांव के नक्शे में कौन कौन सी जमीन श्यामला दे में शामिल होगी और कौन कौन सी जमीन इसमें श्यामला दे में शामिल नहीं होगी। ये तो भाई चला गया, ये गांव का नक्शा है, ये गांव का नक्शा है। इस गांव के नक्शे में कौन कौन सी जमीन श्यामला दे में शामिल है? नंबर एक, ये गाय है, गौ माता है, ये चरांद है गांव में, यहाँ पर कहीं, या जहाँ गायें चरती हैं वो एरिया पूरा श्यामलात, श्यामलात होता है। ये बंजर कदीम बंदर जदीद, गाँव की बंजर भूमि है, श्यामलात सांझे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, श्यामलात भूमि में इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद ये गांव का खेल का मैदान श्यामलात में शामिल किया जाएगा। बुर्दी बरामदगी से प्राप्त एरिया और उसमें खेल का मैदान होना चाहिए, उसको किया जाएगा, दूसरे को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब कौन कौन से को शामिल नहीं किया जाएगा? आबादी दे के पास जो 1956 से पहले खेती कर रहे हैं, खरीद के खेती कर रहे हैं, तकसीम करके खेती कर रहे हैं, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मंदिर टेम्पल की ज़मीन होगी, गुरुद्वारे की ज़मीन, धार्मिक संस्था की ज़मीन होगी, श्यामला देह में शामिल नहीं किया जाएगा। गांव के पास जो
आबादी दे के पास जो बाड़े हैं किसी के नाम पर हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। गांव का कोई तालाब है वो शामिल, यदि कि गांव का कोई तालाब वगैरह उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये क्लाउज है सेक्शन 2 और ये सेक्शन 2 का जी, श्यामला दे में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। इसमें एक नंबर पे है रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिस जमीन के सामने श्यामलात दे और चरान लिखा हुआ शामिल आबादी दे में किया जाएगा। श्यामलात टिक्का लिखा हुआ और श्यामलात पत्ती पन्ना ठोड़ा लिखा हुआ वो श्यामलात में शामिल किया जाएगा। गांव की स्ट्रीट, खेल के मैदान और ड्रिंकिंग वेल और कोई तालाब ये शामिल किए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा कंसोलिडेशन हुआ था उसमें धारा 18 में, सेक्शन 18 में कोमल लैंड का जिक्र किया गया है वो शामिल की जाएगी। उसके बाद है इसमें ये बंजर, कदीम बंजर, जदीद जो ज़मीन है बंजर है वो शामिलात में शामिल की जाएगी जो बताया था। अभी इसमें क्या क्या शामिल नहीं किया जाएगा। डिस्प्लेस्ड पर्सन जो बाहर से आए हैं, जैसे पाकिस्तान का विभाजनोत्तर बंदे यहाँ आए थे अर्धस्थायी तौर पर रहने के लिए, उनको जो ज़मीन दी गई थी वो शामिल नहीं होगी। लोगों को जो बाड़े काट के दे देती थी सरकार रहने के लिए, आवास या मकान के लिए 1985 के एक्ट के तहत, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले जिसने पार्टीशन करके ज़मीन को बोना शुरू कर दिया या उन्होंने खरीद कर ज़मीन को बोना शुरू कर दिया 1950 से पहले, वो भी शामिलात में शामिल नहीं होंगे। ये मंदिर है ये शामिलात में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि आबादी, ये शामिलात ला कौन सा है। शामिलात ला वही है जो पीछे बताया गया है, जो किला 1956 ये जो हमारा पेप्सू ला और पंजाब ला था, इससे जो ला लागू थे वही ला ये शामिलात ला है। आबादी दे क्या है, आबादी दे को आपको पता है जिसमें आबादी रहती है और जो जिसका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं रहता और पंचायत डिपार्टमेंट के पास जिसका सारा रिकॉर्ड रहता है। रेवेन्यू के कोई भी नियम कानून इस पर लागू नहीं होते। आबादी दे, ये आबादी दे की डेफिनेशन है, यहाँ पढ़ लेना। नेक्स्ट है जुमला मुश्तरका मालकान। जुमला मुश्तरका मालकान कंसोलिडेशन के समय साझे काम के लिए भूमि मालिकों से उनकी भूमि के अनुपात में भूमि ली गई थी और जब तक वो साझे काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी तब तक लोगों पर रहेगी। अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो भूमि मालिकों को वापस दे दी जाएगी। ये थी जुमला मुश्तरका मालकान। अब सेक्शन 3 है, ये एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है। जो मैंने श्यामलात ज़मीन बताई है, कौन कौन सी श्यामलात ज़मीन थी, जितनी वो ज़मीन है उस पर ये एक्ट लागू होता है। अब आ गया सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है, पंचायत, ये जो एक्ट है पंचायत और जो जिन के पास ज़मीन नहीं है उनको कैसे प्रभावित कर रहा है। और पंचायत को तो ऐसे प्रभावित कर रहा है कि जितनी भी ज़मीन है इसका पूरा अधिकार पंचायत को, पंचायत इसको जिसको चाहे पट्टे पे दे सकती है, जिसको चाहे गिफ्ट कर सकती है। और जो गैर पंचायत के अलावा दूसरे व्यक्ति, उनके प्रभाव को उनको कैसे नहीं प्रभावित करेगा ये एक्ट। जो दौड़ीदार है, बुट्टी मार है, उनको ये प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद जिन आदमियों की पहले खेती कर रहे हैं इस एक्ट से शुरू होने से पहले और 12 साल से पहले खेती कर रहे हैं 1953 और 54 से पहले, उन पे भी इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन आदमियों पे, चाहे वो पंचायती ज़मीन में कर रहे हों। और जिस 26 जनवरी 1950 से पहले जिस आदमी के पास ये गिरदावरी थी किसी ज़मीन की, वो खेती कर रहा है तो उस पर भी एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 5, रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ एक्यूपेशन। अभी इसमें बताया गया कि पंचायत जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करेगी। उसको वही पट्टे पे दे सकती है, उसको किसी को गिफ्ट दे सकती है। अब ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ग्राम शामला दे, ये जो ये है
25% से ज़्यादा हो तो पंचायत उसका कैसे इस्तेमाल करेगी, शामला देगा। और 25% से अगर ज़्यादा हो तो उसको, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं, बीसी हैं, उनको ज़मीन अलॉट कर सकती है एज ए बाड़ा के तौर पर खेती करने के लिए, लीज़ पे दे सकती है। कोई सरकारी प्रोजेक्ट हो गांव की भलाई के लिए, वहाँ प्रोजेक्ट लगा सकती है। कोई नया काम वहाँ पर शुरू करके वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकती है। सेक्शन 5, सेक्शन ये 6, ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 6 में क्या है? सेक्शन 6 में जो अभी पंचायत की ज़मीन लोगों का जिनका कब्जा है बोले उनके नाम हो जाएगी। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो 5A के तहत है। इसमें देखो, इसको पंचायत को हक है कि वो शेड्यूल कास्ट हो गया, इनको, ये बैकवर्ड क्लास, इनको ज़मीन दे सकती है, 99 साल के लिए फटे हुए दे सकती है। अभी क्या जो नियम बनाया दूसरा, इस एक्ट के तहत पंचायती ज़मीन लोगों के नाम अभी रजिस्ट्री हो रही है। ये 2000, ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2004 से पहले उन्होंने उस पर मकान बनाना चाहिए। 25% से ज़्यादा 25% से ज़्यादा खाली, 25% तक खाली होना चाहिए। कोई गांव का तालाब जोड़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों के हक प्रभावित हों, और 500 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा भी करी है। देखो, निर्माण 31 मार्च से पहले होना चाहिए, उसी गांव का निवासी होना चाहिए, तालाब सड़क जोड़ नहीं होना चाहिए, अधिकतर 500 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और निर्मित, और 25% से अधिक खुला नहीं होना चाहिए। ये हमारा है सेक्शन 5A में। ये देखो 5B, अगर पंचायत किसी को ट्रांसफ़र कर देती है भूमि, किसी को लीज पे दे देती है, पट्टे पे दे देती है, और किसी नियमों के उल्लंघन के तहत होता है, तो उसको वो कैंसिल कर सकती है। भाई नहीं, ये गलत था, हमने दे दिया, तो वो कैंसिल उसको कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अधिकार, वो फिर भूमि कहाँ, पंचायत के पास आ जाएगी। अब सेक्शन 6, अगर किसी आदमी को कोई दिक्कत हो, पंचायत उस पर कब्जा कर रही हो, आदमी की ज़मीन हो, पंचायत बोल रही है पंचायत की है, या ये जो आर्टिकल है इससे संबंधित कोई दिक्कत हो, तो क्या अपील, जो अपना अपील का प्रावधान है वो अपील कर सकता है। और सेक्शन नंबर 7 देखिए, सेक्शन नंबर 7 ये बोलता है, अगर किसी आदमी ने कब्जा किया हुआ है किसी पंचायती ज़मीन पर, उसको असिस्टेंट कलेक्टर कैसे छुड़वा सकता है। उसको अगर काफ़ी दिन से कब्जा हो तो उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, प्रति एकड़ के हिसाब से जो कलेक्ट्रेट हो उस हिसाब से उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, और पुलिस का सहायता लेकर उसके साथ पुलिस कार्रवाई करके भी ज़मीन को छुटवा सकता है। ये सेक्शन 7 बोलता है। ये सेक्शन 8, सेक्शन 8 में ये बोला जाता है कि किसी ने पंचायती ज़मीन पे कब्जा किया हो तो कैसे सेव है। सेव कैसे? अगर उसकी क्रॉप्स खड़ी हो तो उसको काटने का मौका दिया जाएगा, और किसी और आदमी ने कब्जा किया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 30 दिन का उसको पहले इन्फॉर्म, 30 दिन का समय, 30 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। अब सेक्शन 9 है यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, जितनी भी इनकम आबादी देश से इस ज़मीन से प्राप्त होगी उसका यूटिलाइजेशन पंचायत कैसे करेगी। बार ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन किसी आदमी ने पंचायत के साथ किसी का कोर्ट केस चल रहा है भाई, और वो ज़मीन उस आदमी की थी, पंचायत ने दबाई हुई, तो अगर वो फिर केस करे कि नहीं मेरे तो कंपनसेशन चाहिए, मेरे को इतने पैसे चाहिए, इतने साल ये इसने दबा के रखे, तो कंपनसेशन इस पंचायत के मामले में किसी को नहीं मिलेगा। ये सेक्शन नंबर 10 है, इसमें असिस्टेंट कलेक्टर को पावर है कि अगर पंचायती ज़मीन, जैसे सरपंच किसी अपने रिश्तेदार को दे देगा, किसी अपने खास बंदे को कम पट्टे पे दे दिया, बहुत कम कीमत पे दे दिया, तो उसको पावर है कि उसको चेक करेगा कार्रवाई को, ये ज़मीन सही दी गई है, आबादी दे वाली पंचायत की ज़मीन है जो इसको सही दिया गया है, और अगर वो गलत दिया हो तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करके उनको पट्टे को कैंसिल कर सकता है, किसी भी तरीके के डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। ये अधिकार पावर है रिवेन्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट। ये सेक्शन नंबर 12 है, रेंट ऑफ शामलात लैंड रिकवरेबल, किसी आदमी से रिकवर कर, किसी आदमी को पट्टे पे दे रखी है और उससे वो रिकवर करना है रिवेन्यू, तो वो इस 12 सेक्शन 12 के तहत रिकवर किया जाएगा। सेक्शन 13 बार जुरिडिक्शन, बार जुरिडिक्शन इसके अंतर्गत सिविल कोर्ट में कहीं भी आबादी दे का केस केवल
असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कमिश्नर तक के जाएगा, और वो लास्ट उसका फैसला, लास्ट डिसीजन होगा, उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं करी जाएगी। अपील और रिवीजन वही है। अब है फाइनल कोर्ट ऑर्डर। ये देखिए मैंने बताया था जैसे इसके खिलाफ इनका ऑर्डर फाइनल होगा और इनके डिसीजन के खिलाफ कहीं भी आप फिर अपील नहीं कर सकते, इनका फाइनल होगा ऑर्डर, ठीक है। प्रीवियस एक्ट और नेक्स्ट देखिए ये प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी दूसरा एक्ट इसको सुपरसीड नहीं करेगा। अब पब्लिक सर्वेंट, इसमें पब्लिक सर्वेंट बताया हुआ है, जो आदमी इसमें काम कर रहे हैं उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। उसके बाद है इंडेमनिटी 14 में, 14 में देखिए, तो 14 में है कोई आदमी अगर अच्छी भावना के तौर पर आबादी दे की रक्षा करने के लिए कोई कोर्ट केस करता है, इसमें कार्रवाई करते हैं, तो उसके साथ अच्छी सद्भावना के पेश किया जाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। अब ये 14 नंबर सेक्शन है, 14 नंबर सेक्शन में है सेविंग। इसमें इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट गांव की आबादी दे की ज़मीन को लोगों को अलॉट कर देती है प्लाट के लिए, मतलब ये उस वो भी इफेक्टेड नहीं करेगा, और जो पंचायत को दिया है आबादी दे का पूरा कंट्रोल उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों में तालमेल बना के रखेगा। दूसरा है पंचायत को तो दे दिया, बी में बोलता है पंचायत को तो दे दिया उसने, और जो पहाड़ी एरिया जैसे अपना यमुनानगर साइड वाला, वहाँ पर पहाड़ शुरू हो जाता है, ज़मीन ऐसे खाली पड़ी है, तो ये नहीं है कि पंचायत वहाँ पर जाकर अपने अधिकार में लेकर मन मर्जी से वहाँ काम करेगी, फिर वहाँ फॉरेस्ट का रूल लागू होगा। तो इनमें इसने तालमेल बनाया है दोनों में। ये नेक्स्ट है पावर ऑफ मेक द रूल। भाई ये किस किस को इस स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या पावर है और क्या क्या रूल बनाने की इसमें गजट में पावर है। नेक्स्ट ये आ गया फिर अपना द पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1964। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, हमें ये हरियाणा वाला पढ़ लिया। इसमें ये ऐसे टिक मार्क कर लेना जहाँ जहाँ किए हुए हैं और आपको पता चल जाए क्वेश्चन आएगा। मेनली इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली या तो डेफिनेशन से आए हुए हैं। फर्स्ट में जो ये डेफिनेशन थी हमारी कलेक्टर की, असिस्टेंट कलेक्टर की और इनकी, और दूसरा ये डेफिनेशन आई हुई हैं, और फिर ये आया हुआ मोस्टली क्वेश्चन कई बार ये आया हुआ है आबादी दे में कौन सा शामिल है और कौन से शामिल नहीं है। इनको आप ऐसे हाईलाइट करके आसानी से कर लोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।